persona देखना। नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप जानते ही हैं कि मैं आपसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करता हूं और हमेशा आपके भलाई की बात करता हूं। आप जानते ही हैं कि ये यूट्यूब से मैं पैसा वैसा नहीं कमाता हूं। आई डू इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेक्टर। मैं ये मानता हूं कि मैंने ज़िंदगी में जितना भी पैसा कमाया है वो पूरे सेक्टर के लिए मैं खर्चा करना चाहता हूं। रही बात मुझे जो मालूम है वो आपको देने की, वो हर संडे में कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अपना चैनल इंडिपेंडेंट है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ना किसी से डरता है। जो भी सेक्टर के हित में है, जो भी सेक्टर के भलाई के लिए है, उसके बारे में बेझिझक होके बातें करते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मैंने कई बार इंडिपेंडेंट ओपिनियन इसीलिए दिए हैं ताकि आप लोग सोच समझ के फैसला कर सके। आप जानते ही होंगे कि अभी ये जनवरी में रिजर्व बैंक ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया, लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अ डिस्कशन पेपर। मेरा ये खुद का मानना है कि डिस्कशन पेपर जब भी होता है तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जुलाई 2025 में जब रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जब अपलोड किए थे, उसके ऊपर ऑथराइजेशन ऑफ ब्रांचेस के ऊपर उनका जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस था उसमें एक सेंटेंस था कि हम लोग अभी कोई नया लाइसेंस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को या नई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस नहीं देने वाले थे। और मुझे लगा कि ये अच्छी बात नहीं है, और मैंने 26 अक्टूबर को एक वीडियो किया था इसी ड्राफ्ट गाइडलाइंस के ऊपर। वो वीडियो का टाइटल था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्टिंग द न्यू कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंसेस। ये 26 अक्टूबर 25 को है ना, लगभग 3 महीने पहले मैंने अपलोड किया था। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज उसमें आए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस सेक्टर को स्टाइफल किया जा रहा है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन कहती है कि हमें हर एक ब्लॉक में एक कोऑपरेटिव बैंक चाहिए, उसके खिलाफ ये जा रहा था। तो बिना किसी से बताए हुए ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस पे हमने ये वीडियो बना दिया था। काफ़ी नेगेटिव वीडियो था, थोड़ा सा आरबीआई की आलोचना करने वाला भी था। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमने बिल्कुल सटीक विश्लेषण उस वीडियो का, उस सब्जेक्ट का उस वक्त किया था। अब मेरा ये मानना है, ये जो डिस्कशन पेपर आया है, ये डिस्कशन पेपर में जिसको हम कहते हैं कि बैलेंस व्यू देने की कोशिश रिजर्व बैंक ने की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये व्यू बैलेंस नहीं है। जो डिस्कशन पेपर में व्यूज रिजर्व बैंक में दिए हैं वो बैलेंस नहीं है, और उसकी वजह में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस डिस्कशन पेपर के ऊपर हमारे नैफकब और अलग अलग फेडरेशन जो है उन्हें रिजर्व बैंक के साथ संवाद करना चाहिए, उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो पब्लिक भी दे सकती है, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो मैं इंडिपेंडेंट व्यू देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और मेरा ये खुद का मानना है कि रिजर्व बैंक का दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ट्रेंड्स एंड एनालिसिस का रिपोर्ट आता है, और ट्रेंड्स एंड एनालिसिस का रिपोर्ट हर साल आता है, इस साल का भी आया है। पिछले कुछ सालों में रिजर्व बैंक ने इस ट्रेंड्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर को 20-22 पन्ने देने की शुरुआत की है। यानी वो एनालिटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, कई बार वही वही बात कहते हैं कि सेक्टर क्या है, सेक्टर कैसा है, वगैरह वगैरह। वो ठीक है, वो बात छोड़ो। लेकिन ये जो ट्रेंड्स एंड एनालिसिस का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, तो पूरे रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की वाहवाही की है। आई मीन दे हैव वर्चुअली टेकन
stand where the sector has improved substantially. Numbers speak for themselves. और उन्होंने जब ये जो ट्रेंड्स एंड एनालिसिस का ओपनिंग पैराग्राफ होता है जो कलर बैकग्राउंड में आता है वो पढ़िए क्या कहते हैं वो. The Urban Cooperative Bank's financial performance remained robust on the back of improved profitability, better asset quality, and strong capital buffers. These gains are aided by ongoing consolidation and regulatory measures to strengthen resilience under the 4-tier framework. बिल्कुल सही बात है. 2022 में जब 4-tier स्ट्रक्चर रिजर्व बैंक में लाया था तो स्ट्रेंथन होना चालू हो गया क्योंकि सब घोड़े 12% ऐसा रेगुलेशन नहीं है. टायर 1 टायर 2 को माइल्डर रेगुलेशन है. कुछ चीज T1 T2 के बैंकों को अप्लाई नहीं होती है. ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई वाह क्या सेक्टर परफॉर्म कर रहा है. और इसी के सामने जब आप ये जो डिस्कशन पेपर देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो एक बहाना बना रहे हैं कि नई अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को नया लाइसेंस दे ही नहीं. इस तरह से ये डिस्कशन पेपर में प्रेजेंटेशन हुआ है. और प्रेजेंटेशन लगता तो है कि बैलेंस करने की कोशिश की गई है. मैं कोशिश शब्द बार बार इस्तेमाल करने वाला हूँ. उसकी वजह भी यही है कि भाई इस वक्त लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए नई कोऑपरेटिव बैंक. इसके फेवर में सिर्फ 4 आर्ग्यूमेंट है और अगेंस्ट में 7 आर्ग्यूमेंट्स है. सिंपल. वो आर्ग्यूमेंट क्या है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं. लेकिन ये जब डिस्कशन पेपर में ये ट्रेंड्स एंड एनालिसिस का रिपोर्ट लेके बैठता हूं तो मुझे ये जो डिस्कशन पेपर में किए गए आर्ग्यूमेंट्स है ना उसमें कोई दम नहीं है ऐसा लगता है. सिर्फ नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस नहीं देना है किसी वजह से, इसलिए ये डिस्कशन पेपर तैयार किया गया है. ऐसा मेरा ये मानना है. मेरा तो और ये भी मानना है कि हम लोग अगर चू भी नहीं करते वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस के ऊपर तो शायद ये डिस्कशन पेपर भी नहीं आता. कोई तो पूछने वाला है रिजर्व बैंक को भी. अब कोई पूछने वाला है कि भाई आप ये ना कैसे बोल सकते हो बिना किसी को पूछे हुए तो डिस्कशन पेपर लेके आए. इसमें ट्रिक क्या है मैं ट्रिक समझाता हूँ. शायद ऐसे ही ट्रिक होगी मुझे नहीं लगता है. लेकिन जब आप जनवरी में डिस्कशन पेपर लाते हो और कहते हो कि 13 फरवरी तक आप कमेंट करो, इसका मतलब ये है कि 13 फरवरी के बाद में जो 3 महीने होंगे उसमें ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाएंगे फॉर कमेंट्स. यानी आपका फरवरी गया, मार्च अप्रैल मई गया. वो ड्राफ्ट कमेंट्स आने के बाद में जून जुलाई अगस्त में वो इसके ऊपर गाइडलाइंस लाएंगे कि नई कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग किस तरह से लाइसेंस देंगे. एक आर्गुमेंट ऐसा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शुड कैटर टू द स्मॉल मैन. करेक्ट. आपने पिछले 4-5 साल से जो गाइडलाइंस लाई है जहां पे आपको 25 लाख के ऊपर लोन ही नहीं देना है, आपका एसेट साइड रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है. अगर मैं ये कहूं तो क्या गलत होगा? अब ये एक जगह पे आप ये कहते हो कि आप यार ये बड़े लोन्स मत दो, ठीक है. और आप डिस्कशन पेपर लेके आते हो. डिस्कशन पेपर जो लाते हो उसमें आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि भाई अगर आपके पास 300 करोड़ का कैपिटल है और आप अगर एग्जिस्टिंग क्रेडिट सोसाइटी है, 300 करोड़ का कैपिटल है, आपको 10 साल का अनुभव है, आपका CRAR 12 साल के ऊपर है, आपका नेट एनपीए 3% के अंदर है, ये अगर होगे तो आप एलिजिबल होंगे. और उसमें और एक चीज कही है, आप बड़े होना जरूरी है. आप अगर मल्टी स्टेट हो तो बहुत ही बढ़िया. अब मुझे बताओ कितनी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है कि जो ये कैटेगरी में बैठेंगी? 5, 10, 15. अब ये जो 5, 10, 15, 25 मान लो, पूरे देश भर में 25 है मान लो, तो ये 25 के 25 क्या सोच रही होंगी? 25 के 25 ये सोच रही होंगी कि आरबीआई का लाइसेंस दिए बगैर अगर हम इस साइज में आए हैं तो लाइसेंस लेके पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम
कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी करेगा नहीं, दिस इज नो एनकरेजमेंट। क्योंकि लाइसेंस लेने का मतलब क्या है, आपको क्या एडवांटेज मिलता है? आप सिर्फ अपने कस्टमर को चेकबुक दे सकते हो। शेड्यूल बैंक बनने के बाद भी आपको क्या मायने मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक बिल्ला कि आप शेड्यूल बैंक बन गए। मैं थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हार्श बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स है उन्हें ये जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप शेड्यूल बैंक बन गए, क्या एडवांटेज मिला? कुछ नहीं। आपके नाम के पीछे शेड्यूल लग गया, और अगर आप डिफिकल्टी में आते हो, क्योंकि आपका नाम सेकंड शेड्यूल में है, इसलिए रिजर्व बैंक हाथ पर दौड़ाएगी, आपको बचाएगी, या आपको फोर्सफुली कहीं तो भी मर्ज करवा देगी। सो दैट्स द सेफ्टी। लेकिन डीएसी से एक्ट अमेंड होने के बाद 98% डिपॉजिटर्स तो प्रोटेक्ट हो गए ना। ये हर एक लिक्विडेशन में रिजर्व बैंक कहती है। तो शेड्यूल बैंक लगाने के बाद आपको क्या मिलता है? कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका गारंटी वगैरह कोई कुछ नहीं लेता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही चाहिए। और पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बोलना ही जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा और हमारा पैसा वाया बजट उनको मिलता है कैपिटल एडिक्वेसी के लिए। अचरज की बात यह है कि यही जो ट्रेंड एनालिसिस का रिपोर्ट है, इसमें इतनी वाहवाही की गई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में। वो ये कहते हैं कि 2000 में 1926 बैंक थी, वो 1450 हो गई, आपने कंसोलिडेट किया, बढ़िया, एकदम बढ़िया। दिसंबर 22 में आपने 4 टायर लेके आए, वो भी बहुत बढ़िया, बिकॉज दैट वाज नीडेड, दैट वाज द नीड ऑफ द सेक्टर। आप अगर डेटा देखोगे तो ये 1457 बैंक में से 1393 यानी लगभग 1400 बैंक T1 T2 के हैं। T3 और T4 की कितनी बैंक है? 83। यानी T3 और T4 की बैंक 83 है। आज भी सेक्टर छोटी बैंकों का ही है। दिस इज द सिग्निफिकेंस। और ये सिग्निफिकेंस आप अगर कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में देखना चाहते हो, तो आपको यह अचरज होगा कि लगभग 1300 बैंक का जो CRAR है 12% या 12% के ऊपर है। उसमें 46 शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स भी है। इसका मतलब यह है कि इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बहुत बढ़िया है। ग्रॉस एनपीए कितने? 6% है, वो भी बहुत बढ़िया है, खुद रिजर्व बैंक कहती है। और अगर आप ये जो डिस्कशन पेपर देखोगे, उसमें आप देखोगे कि वो ये कहते हैं कि देयर आर 82 बैंक्स विच आर अंडर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल है बॉस। 1453 बैंक में से 82 बैंक्स अगर वीक है, तो इसका मतलब ये 5.64% बैंक वीक है, जितना कि उनका ग्रॉस एनपीए रेशियो है। तो ग्रॉस एनपीए रेशियो और नॉन परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, मान लो नॉन परफॉर्मिंग है, 6% ही है। सो दिस इज एन एक्सेप्टेबल रिस्क। और आप अगर ये लेके आते हो, गाइडेंस लेके आते हो, ये गाइडेंस में आप कहते हो कि आपके पास 300 करोड़ 10 साल का अनुभव, नेट एनपीए 3%, हम आपको बैंक का लाइसेंस देंगे, आपको कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता है। आपके देश में 17 राज्य ऐसे हैं जहां पे कोऑपरेटिव बैंक का अस्तित्व नहीं है। मैं ये बिल्कुल मानता कि भाई हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस देंगे जहां पे कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि आप खुद ही कहते हैं ना कि लास्ट माइल क्रेडिट इज बीइंग सर्व्ड बाय द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आप ही कहते हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लीडरशिप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करती है, छोटे आदमी के लिए लीडरशिप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करती है। आप जानते हैं A और B रेटेड, BBB रेटेड कस्टमर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास आते नहीं है, वो सब कमर्शियल और प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाते हैं। हमारे पास जो आता है वो C ग्रेड कस्टमर आता है। तो C ग्रेड क्यों कहता हूं मैं? कि कहीं ना कहीं 19-20 उसके फाइनेंशियल स्टेचर में है, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उसको अकोमोडेट करती है। लास्ट माइल, इजंट इट द ब्यूटी ऑफ द इकोनॉमी?
Isn't it something, I mean, agency which is meeting the needy cooperative banks? इशू क्या है? इशू ये है भाई, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमको छोटी बैंकों को लाइसेंस ही नहीं देना है. नो, यू शुड बी हैविंग 300 crores. इसका मतलब ये है कि जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस में आपने कहा था कि हम लोग कोई भी नए कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस नहीं देंगे, वही टिका हुआ है, वही टिका हुआ है. देंगे किसको? T1 T2 को नहीं, T3 और T4 को देंगे. मुझे एक बात बताओ यार, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसको आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, और इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स हर एक स्टेट गवर्नमेंट डिप्लॉय करते रहते हैं. इनको अभी जैसे हम कहते हैं कि CRR वगैरह अप्लाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे, लेकिन इनके डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जो डिपॉजिट रखते हैं उनको इंश्योरेंस कैसे करें. महाराष्ट्र अग्रेसिव है इसमें, कि उनकी सोच बहुत आगे जा रही है. तो मेरा ये मानना है कि ये जो लाइसेंसिंग के नॉर्म्स लाए हैं, इसमें जो निगेटिव आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, वो निगेटिव आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में. लेकिन वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अभी निगेटिव आर्गुमेंट हो कैसे सकते हैं? आपने BIR एक्ट अमेंड कर दिया 2020 में, 2025 में 10 साल के ऊपर कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता है. कूलिंग पीरियड का आपका डिस्कशन पेपर या ड्राफ्ट गाइडलाइंस वो चल रही है, उसके बाद में आप डिसीजन लोगे. मतलब ये है कि 10 साल के ऊपर कोई बंदा रह नहीं सकता. और मेरा एक वीडियो है, 3 साल के गैप के बाद कोई बंदे में उतनी ताकत नहीं होती कि फिर से जाके डायरेक्टर बने, काम करना पड़ता है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो जो डायरेक्टर के बारे में है, वो बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं वो उचित नहीं समझता हूँ कि उन सब चीज़ों पे मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करूँ, क्योंकि सोल्यूशन लाना भी उतना ही अनिवार्य होता है. लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे लगती हैं कि रिजर्व बैंक को लगता है कि देयर आर लीगल चैलेंजेस. उसमें एक जो है, उनका जो लीगल चैलेंज है, प्रोफेशनल बोर्ड नहीं है यार. अरे भाई 2018 में आप ही ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लाया ना, नहीं है प्रोफेशनल बोर्ड करके, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है. बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आप लेके आए तो उसमें एक्सपर्टीज आ गया. बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लाने के बाद भी आपका जो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड का जो कंडीशन है वो डाइल्यूट नहीं हुआ है. तो कल जाके अगर 12 बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर बनते हैं और उसमें 6 बाहर के प्रोफेशनल आ जाते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गया? इस बार वजह क्या बताई गई है भाई? यहाँ पे इनके कोऑपरेटिव बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाने की कोई प्रावधान नहीं है. हाँ, नहीं है. स्टेट लॉज करंटली रिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैंडलिंग द मेरिट बेस्ड सिलेक्शन. अब मुझे बताओ यार कि आपका BIR एक्ट कहता है कि 51% ऑफ द मेंबर्स शुड बी फ्रॉम द 10 डिफरेंट एरियाज, should have the professional expertise of 10 different areas. नहीं तो आपने अभी वो बैंकिंग रूल्स चेंज किए हैं, जहां पे ये 10A2 का अगर कोई बंदा क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको आप इनएलिजिबल डायरेक्टर की व्याख्या लेकर आए हैं. तो मेरिट बेस्ड का इनएलिजिबल करने का जो प्रावधान आपने लाया है, उसमें आप वो कर सकते हो. आपको क्यों सिर्फ 300 करोड़ के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को लाइसेंस देना है? आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि जो 2000 में एंट्री पॉइंट नॉर्म्स है उसमें इंप्रूव करो? वो इंप्रूव करके आप पूरे देश भर में, आप कहो ना कि 10 करोड़ का इक्विटी लेके आओ, छोटी बैंक चलाओ, लोकल एरिया के लिए चलाओ. लेकिन नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कर सकते. लीगल चैलेंजेस हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं.
हमारे डायरेक्टर लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करते, फलाना ढिमका, वजह, सिर्फ वजह। तो डिस्कशन पेपर लोगों को लगता है कि बैलेंस्ड है, मुझे नहीं लगता है ये बैलेंस है, ये बायास्ड है, नॉट टू गिव लाइसेंस। तो यहाँ पे तुम्हारे नैफकप का और फेडरेशन का रोल आता है, पता नहीं वो क्या रोल करने वाले हैं, लेकिन दे हैव टू फाइट दिस आउट, दिस मेंटल अप्रोच, दे हैव टू फाइट दिस आउट। अगर आपका ट्रेंड एनालिसिस कहता है कि सेक्टर इज डूइंग फैंटास्टिक, नीड टू इंकरेज। रिस्क पैरामीटर्स आप लेके आए हैं, बैंकों को रिस्क क्या है पता चल गया है। आपके डाइवर्जेंस या एनपीए के डाइवर्जेंस के पेनलाइजेशन पिछले 4 साल में लगभग नील हो गए हैं, बैंकों को पता चल गया है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पीछे है, लेकिन वो हो सकते हैं। आप मुझे इस सवाल का जवाब दो ना, 2008 में रिजर्व बैंक ने खुद ने अपने प्रॉफिट में से 863 करोड़ अलग से निकाले थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मदद करने के लिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए। क्या हो गया उसका? कोई सवाल नहीं पूछ सकता ये। आप मुझे ये बताओ, वैद्यनाथन कमेटी ने 15,000 करोड़ दिए 20 साल पहले रूरल क्रेडिट को स्ट्रेंथन करने के लिए, इक्विटी स्ट्रेंथन करने के लिए। क्या हो गया उसका? कोई नहीं बताएगा। क्यों हम लोग बजटरी अलोकेशन टेक्नोलॉजी के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? वो अगर आप देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन करके आप अगर देते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला डिफिशियंसी है ना, ये भी निकल जाएगा। आपको ये सोचना है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि द कोऑपरेटिव्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको लाइसेंस नहीं देने के बजाय देने के लिए क्या करना चाहिए? ये नहीं कि सिर्फ हम बड़ों को देंगे, यानी आप सिर्फ T3 और T4 में बैंक्स लाएंगे। T4 की बैंक्स बड़ी ही नहीं है। और आज सिचुएशन साहब ऐसी है कि T2 में से T3 में अगर बैंक जाती है तो वो ये सोचती है कि मैं ग्लाइड पाथ लूं, 2 साल के बाद देखूं। क्यों? दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन इंप्रूविंग देयर सिस्टम्स। हर एक कोऑपरेटिव बैंक इस तरह से इंप्रूव करना चाहती है, कोई गड्ढे में नहीं जाता है। सर, समाज है, समाज में 1-2% लोग चोर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 98-99% लोग चोर है। ये जो सोचने का तरीका है ना, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और जब तक ये रेगुलेटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं समझती है, तो सिर्फ ये यूनाइटेड नेशंस ही कहते रहेगा कि कोऑपरेटिव्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है कि मैं बहुत क्रिटिसाइज कर सकता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, लेकिन ये जो अप्रोच है, ये जो डिस्कशन पेपर है, ये डिस्कशन पेपर पे हमारी जितनी भी लॉबीज हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए और स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। हाँ, अच्छा काम करते हैं। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहता। देयर आर लॉट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स डूइंग फैंटास्टिक वर्क। उन्हें कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिलता है, वो अपने अपने पंचक्रोशी में, अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? ये रिजर्व बैंक को एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो मेंबर और कस्टमर है ना, इनके लिए कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन 24 घंटा जॉब पे रहता है, 24 घंटा। आप कमर्शियल बैंकों के रेगुलेशन लेके आओ। आप इंटरनल ऑम्बुड्समैन की बात कर रहे हो ना, हमारे यहाँ ऑम्बुड्समैन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा चेयरमैन और सीईओ यही ऑम्बुड्समैन की तरह काम करते हैं। दे वुड लाइक टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स। ये अगर अप्रोच 98-99% बैंक में है, तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन पेपर पे हमारा सेक्टर टूट के पढ़ना चाहिए, टूट के पढ़ना चाहिए। ये डिस्कशन पेपर के बजाय मुझे ये लगता है कि दिस इज अ कंफ्यूजन पेपर। कंफ्यूज हो गई है, देना नहीं चाहते, इसलिए 7 अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है। वो जो 4 आर्ग्यूमेंट फेवर में दिए हैं, वो आर्ग्यूमेंट 10 हो सकते हैं। करना है या नहीं करना, आपकी बात है। मैं सेक्टर में काम करता हूँ, सेक्टर के ऊपर प्यार करता हूँ।
बहुत से रिजर्व बैंक के लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें सोच बदलनी चाहिए। अगर हम सोच बदलते हैं तो अच्छे काम हो सकते हैं। आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर watching me on the YouTube channel. This is your channel. You can be blunt, open. डर के बैठोगे, मर जाओगे। थैंक यू सो मच।